स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग कैटालिसिस पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट विच डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड ये भी हमने सीखा कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद वापस से रीजनरेट हो जाते हैं और उनकी अमाउंट में कोई चेंज नहीं होता है, राइट। फिर हमने ये देखा कि कैटलिस्ट की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हम प्रमोटर यूज कर सकते हैं जो कैटलिस्ट के सरफेस पे एक्टिव साइट्स को बढ़ा देते हैं, जिससे कि कैटलिस्ट और भी इफ़ेक्टिवली काम करता है। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि अगर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करना हो तो हम इनहिबिटर ले लेते हैं साथ में। आपने ये एग्जाम्पल पढ़ा था N2 + 3H2 चेंज इनटू 2NH3। इसमें हम आयरन कैटलिस्ट लेते हैं, एंड यू रिमेंबर दिस इज द हैबर प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। बट मॉलिब्डेनम यूज करने से क्या होता है कि इस आयरन कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, सो दिस मॉलिब्डेनम इज कॉल्ड प्रमोटर। और इसी रिएक्शन में अगर हम लोग आयरन सॉलिड के साथ CO गैस ले लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, देन रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, बिकॉज जो CO गैस होती है ये इसके सरफेस में एक्टिव साइट्स या फ्री वैलेंसी को कम कर देता है। तो इट इज़ कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजन या इनहिबिटर। ये हमने सीखा। देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट में हमने सीखा कि कैटलिस्ट जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ही सेलेक्टिव होते हैं। और सेलेक्टिव में हमने क्या सीखा था हम लोगों ने कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को बोलते हैं वाटर गैस। और इस मिक्सचर में अगर हम निकल कैटलिस्ट लेते हैं, ये मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेलेक्टिविटी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। निकल लेते हैं तो यू गेट मीथेन, एंड इसमें हम कॉपर लेते हैं, देन यू गेट फॉर्मल्डिहाइड, एंड कैटलिस्ट लाइक जिंक ऑक्साइड प्लस Cr2O3 लेते हैं, सो वी गेट मेथेनॉल। सेलेक्टिविटी ऑफ a catalyst means the ability of catalyst to form particular product। फिर हमने ये भी सीखा वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एंड एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट क्या होती है कि द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। और एक्टिविटी का क्या मीनिंग है कि कैटलिस्ट कितना अमाउंट में रिएक्टेंट को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर सके और बहुत स्टेबल बॉन्ड भी ना बनाए, और जितना रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब कर रहा है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके और फिर उस प्रोडक्ट को अपने सरफेस से बाहर भी निकाल सके। अगर रिएक्टेंट कैटलिस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना मुश्किल होता है। तो ये हमने सीखा है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट के बारे में। टुडेज वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कैटालिसिस रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन। तो कैटालिटिक रिएक्शन जो होती हैं डिफाइन इन द फॉलोइंग टाइप्स, जिसमें कि नंबर 1 है होमोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस का क्या मतलब है बच्चों? देखो, आपने होमोजीनियस सोल्यूशन पढ़ा है जिसमें कि सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में थ्रू आउट मिक्स होता है, यूनिफॉर्म मिक्स होता है, राइट। तो होमोजीनियस कैटालिसिस का क्या मतलब है कि जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फेज सेम हो, देन रिएक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस कैटालाइज। इसके एग्जाम्पल में, अच्छा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, द रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज। इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे SO2 + O2, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दिस टू आर प्रेजेंट इन द सेम फेज। एंड जो कैटलिस्ट इसमें लेते हैं NO गैस, इस रिएक्शन में कैटलिस्ट प्लेटिनम भी ले सकते हैं, बट प्लेटिनम अगर लेंगे तो सॉलिड होता है। तो देखो कैटलिस्ट की फेज क्या है, गैस, एंड रिएक्टेंट की फेज क्या है, गैस, एंड यू विल गेट SO3 गैस। So if the catalyst
If the catalyst and the reactants are in the same phase, then reaction is said to be homogeneous catalyzed. करेक्ट. एक इसका और भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने पढ़ा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर या एस्टरिफिकेशन. देख लो, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. व्हाट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन? जब एसिड जिसकी जो कि लिक्विड है और साथ में एल्कोहल रिएक्ट करते हैं, ये भी लिक्विड है, और इसमें जो कैटलिस्ट लेते हैं H2SO4 बच्चों, वो भी लिक्विड है. तो कैटलिस्ट H2SO4 एंड CH3COH और C2H5OH वो भी लिक्विड है. टू फॉर्म एस्टर हाँ, CH3CO C2H5 plus H2O. So this reaction is also homogeneous catalyzed. Understood? So when catalyst and the reactants are in the same phase, the reaction is said to be homogeneous catalyzed. और ऐसे रिएक्शन का रेट जो होता है वो फास्ट होता है. So rate of this reaction is fast, ना? Rate of this reaction is fast because अगर ये सेम फेज में होंगे तो रिएक्टेंट ईजिली कैटलिस्ट से मिक्स हो जाएगा एंड फिर कैटलिस्ट ईजिली जो है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा. सो होमोजेनियस कैटलिस्ट के बारे में अभी हम और पढ़ेंगे आफ्टर द हेट्रोजीनियस कैटलिसिस. सो नेम हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड कैटलिसिस. तो जब रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन द डिफरेंट फेज, इसमें क्या होता है? द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन different phase. Reactant catalysts are in different phase, then the reaction is said to be heterogeneous catalyzed. Correct? अब इसके एग्जाम्पल सीखते हैं. जैसे कि अभी आपने हैबर्स प्रोसेस ही लिखा. इसमें क्या देखते हैं आप कि N2 गैस प्लस H2 गैस टू फॉर्म 2NH3 एंड इसमें आयरन कैटलिस्ट लेते हैं जिसकी फेज क्या है? सॉलिड है. सो कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स आर इन डिफरेंट फेज. सेम रिएक्शन SO2 गैस प्लस O2 गैस, दिस इज द कॉन्टैक्ट प्रोसेस. SO2 change into 2SO3 in presence of platinum catalyst. So platinum is again solid, so this is again heterogeneous catalyzed reaction because platinum is in the solid state and the reactants are in the gaseous state. एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी है हाइड्रोजिनेशन. Remember, alkene which is in gaseous state and hydrogen gaseous state, और इसमें जो कैटलिस्ट लेते हैं प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल, वो किस सिस्टम लेते हो आप? सॉलिड. यू हीट द मिक्सचर एंड यू गेट ईथेन. सो अगेन दिस रिएक्शन इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस कैटलाइज्ड रिएक्शन. ओके. सो जो सॉलिड कैटलिस्ट होता है इसके पास फ्री वैलेंसी होती है एंड ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसके सरफेस में डिफ्यूज करते हैं, फिर जाके इसके सरफेस में ये एक्यूमुलेट होते हैं. एक्यूमुलेट होने के बाद फिर एडजॉर्ब होते हैं एंड एडजॉर्ब होने के बाद दे कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैं नोट बताता हूँ आपको. वो क्या है कि इस रिएक्शन को स्पीड देने के लिए साइंटिस्टों ने कोशिश की कि कैसे इस रिएक्शन को होमोजेनियसली कराया जाए.
क्या हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन को हम होमोजेनियसली करा सकते हैं क्या? उसके लिए क्या कैटलिस्ट डिजाइन किया जाए? तो एक साइंटिस्ट थे, एक कैटलिस्ट है बच्चों जिसका नाम है विल्किंसन कैटलिस्ट। ये साइंटिस्ट है बच्चों जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था इसी रिएक्शन को होमोजीनियसली कराने के लिए। ओके, अब ये कैटलिस्ट क्या होता है? फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है मगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये होता है, इसमें जो मेटल होता है RH जिसे बोलते हैं रोडियम, एंड इसमें एक कंपाउंड होता है C6H5 का होल थ्राइस P जो कि बेस है, एंड साथ में Cl। ये कंपाउंड जो है उसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये कंपाउंड कहाँ से आया, ध्यान देना। जैसे कि बच्चों PS3, इस कंपाउंड का नाम होता है फॉस्फीन, फॉस्फाइन या फॉस्फीन। इसमें H को हटा करके 3 बेंजीन मॉलिक्यूल लगा दीजिए। यू नो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज दिस, एंड बेंजीन को IUPAC में क्या बोलते हैं हम लोग? फिनाइल। क्या बोलते हैं इसको IUPAC में? फिनाइल। ये प्रीफिक्स होता है हमारा। तो इसमें 3 H को रिमूव करके बेंजीन लगा दीजिए, तो P इस तरीके से 1 बेंजीन, एंड दिस इज अनदर बेंजीन, एंड फिर से बेंजीन। करेक्ट। नाउ इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ P, बेंजीन को C6H5 लिखते हैं, तो C6H5 का होल थ्राइस। इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इसका नाम क्या था? फॉस्फीन। ये क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। करेक्ट एकदम। अब इसे कितने मॉलिक्यूल टोटल? 3 Cl। ये कंपाउंड है विल्किंसन कैटलिस्ट। यू नो, इसी रिएक्शन को इन्होंने गैस फेज में कराया था। इसके बाद सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोजनेशन बहुत ही आसान हो गया। अब आप सोचो कि एक रिएक्शन को जो हम पढ़ रहे हैं कॉपी में ऐसे लिख करके, उस रिएक्शन को प्रैक्टिकली कितना मुश्किल होता है कराना। करेक्ट। और प्रैक्टिकली इन्होंने एक ऐसा रीजन तैयार किया जिससे कि रिएक्शन होमोजेनियसली हो गई। क्या मतलब है इसका? लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। सेम रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2 गैस प्लस H2 गैस in presence of PS3 का होल थ्राइस रोडियम Cl, और इसकी स्टेट अब गैस है। करेक्ट, इस कंपाउंड की स्टेट गैस है। यू गेट दिस। एक रिएक्शन, अब ये रिएक्शन होमोजेनियसली हो गई। पहले सॉलिड निकल था, अब सॉलिड निकल में आप गैस को एडजॉर्ब कराना, इट इज़ नॉट दैट सिंपल जैसा कि हम कॉपी में लिख लेते हैं। बट अगर गैसियस फेज है तो इनको मिक्स करना आसान रहता है, और इससे नंबर ऑफ कोलिजन भी ज़्यादा होते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो वी वांट कि रिएक्शन जो है वो होमोजीनियसली हो जाए। करेक्ट। So this is the Wilkinson catalyst, and this catalyst designed for the hydrogenation of unsaturated hydrocarbons especially. So अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि टाइप ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन जो है वो टाइप ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें कि होमोजीनियस कैटालाइज रिएक्शन पढ़ा, जिसमें कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फेज सेम होती है। फिर हेट्रोजीनियस कैटालाइज रिएक्शन पढ़ा, जिसमें कि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की जो फेज है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। ऑटो कैटालिसिस रिएक्शन। सो नेम सजेस्ट कर रहा है ऑटो कैटालिसिस।
हमें फॉरेन कैटलिस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोडक्ट में कंपाउंड बन रहा है, कभी कभी वो कंपाउंड ही कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने लगता है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं ऑटो कैटेलाइज्ड रिएक्शन। तो डेफिनेशन बताने से पहले एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जैसे कि ये रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 लिक्विड एंड प्लस H2O। इस कंपाउंड इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं H+ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। सो यू गेट CH3COOH प्लस अल्कोहल। यू नो दैट एस्टरिफिकेशन एंड एस्टर हाइड्रोलिसिस दोनों ही एसिड मीडियम में होते हैं, एंड दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। Ester and alcohol in concentrate H2SO4 form acid and alcohol in conc H2SO4 form ester and water, and ester and water in dilute H2SO4 form acid and alcohol। करेक्ट। तो वाटर अगर ऐड करना है तो डाइल्यूट H2SO4 ले लो, और वाटर को दोनों से रिमूव कर दोगे तो एस्टर बन जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लो। सो सिंपल। अब इस रिएक्शन में जो एसिड बनता है ये ऑटो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। ऑटो कैटलिस्ट क्या मतलब इसका कि इनिशियली, सुना ध्यान से बच्चों, इनिशियली द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो। एज सुन एज एसिटिक एसिड इज फॉर्म द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम फास्ट बिकॉज एसिटिक एसिड सो फॉर्म्ड एक्ट एज ए ऑटो कैटलिस्ट। करेक्ट है। सो अब क्या देखो, क्या डेफिनेशन है। व्हेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ए कोर्स ऑफ रिएक्शन, स्पीड अप द रिएक्शन। तो जब किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बनता है वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे तो हम बोलते हैं रिएक्शन इज ऑटो कैटेलाइज। ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो, इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड in a chemical reaction act as a catalyst then reaction is said to be auto catalyzed। इसका एग्जाम्पल और भी है बच्चों, जैसे कि ये एग्जाम्पल है पर मैग्नेट है, ये KMnO4। मैं KMnO4 को केवल आयंस ले रहा हूँ MnO4 माइनस। इस कंपाउंड रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड से करा दीजिए। ऑक्जेलिक एसिड का भी मैंने आयन लिया है H+ की प्रेजेंस में। सो यू गेट Mn2 प्लस एंड प्लस CO2 गैस प्लस वाटर। अभी रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 10 5 2 एंड आई थिंक ये 8H2O और ये 16H+ आता है। अब इस रिएक्शन में जो Mn2 प्लस जैसे ही फॉर्म होता है इट एक्ट एज ऑटो कैटलिस्ट। सो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, जब किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बनता है वो खुद ही कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने लगे तो उस रिएक्शन को बोलते हैं रिएक्शन इज ऑटो कैटेलाइज। क्लियर एकदम? ओके। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटेलिटिक रिएक्शन में नेक्स्ट है इंड्यूस्ड कैटेलिसिस रिएक्शन। सो इंड्यूस्ड, देखो ये भी नेम सजेस्ट कर रहा है इंड्यूस्ड। कभी कभी एक रिएक्शन की स्पीड दूसरी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती है। और एग्जाम्पल पहले मैं देता हूं आपको, जैसे HgCl2, इसका नेम है मर्क्यूरी क्लोराइड, और यहाँ पर Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, निकाल सकते हैं आप। और इसका रिडक्शन जो होता है वो Hg2Cl2 में होता है। ठीक है। एंड द रिएक्शन इज स्लो बट अच्छा, ये रिडक्शन करवाता कौन है? ऑक्जेलिक एसिड। किसकी प्रेजेंस में हो रही रिएक्शन? ऑक्जेलिक एसिड। But the speed of reaction increases when this reduction carried out in presence of KNO4 along with oxalic acid। अब क्या होता है, जब KNO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो KNO4 को मैंने लिया है MnO4 माइनस, सेम रिएक्शन है, एंड प्लस ऑक्जेलिक एसिड CO माइनस आयंस फॉर्म ले लिया हमने, और क्या बन गया Mn2 प्लस
एंड CO2 प्लस H2O। अब देखो इस रिएक्शन में MnO4 माइनस का हो रहा है रिडक्शन, ये +7 से +2 जा रहा है। और ऑक्जेलिक एसिड में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लीजिए। ऑक्जेलिक एसिड को मैं सिंपल लिख सकता हूँ C2O4 2 माइनस, यहाँ पर 2x माइनस ऑक्सीजन का -2 हो गया, तो 4 इंटू -2 इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू +3। तो ऑक्जेलिक एसिड जो है इसमें +3 स्टेट से जा रहा है +4 स्टेट में। +3 स्टेट से कहाँ जा रहा है? +4 स्टेट में। तो ऑक्जेलिक एसिड का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तभी तो इसका अगर रिडक्शन हो रहा तो ऑक्जेलिक एसिड सेल्फ ऑक्सीडेशन होना चाहिए ना, करेक्ट। तो देखो KMnO4 डालने से क्या होता है कि ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो गया। तो जब ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन इंक्रीज हुआ तो इसका रिडक्शन अपने आप इंक्रीज हो जाता है, तभी तो रिडॉक्सिडेशन होगी। तो क्या हुआ, KNO4 डालने से KNO4 ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्ट किया और इसने क्या किया, ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर दिया। और जब ये इंडिविजुअली रिएक्ट कर रहा था इसके साथ तब भी इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था, लेकिन KNO4 ने इसका ऑक्सीडेशन फास्ट कर दिया तो फिर इसका रिडक्शन भी अपने आप फास्ट हो गया। तो इस रिएक्शन की वजह से ये रिएक्शन की भी स्पीड बढ़ गई। तो एक रिएक्शन ने दूसरे रिएक्शन को इंड्यूस कर दिया। आप इसको मैं एक बार और लिख सकता हूँ इसको, वो इस तरीके से, देखो ध्यान से फिर से मैं लिखता हूँ एक बार समझाने के लिए आपको। HgCl2 प्लस ऑक्जेलिक एसिड, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ बच्चों समझाने के लिए। CO माइनस से बन गया Hg2Cl2 एंड प्लस CO2 गैस। अब ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पे +3 से +4 जा रहा है एंड द सेम रिएक्शन में हमने KNO4 ऐड कर दिया, MnO4 माइनस CO माइनस COO माइनस से क्या मिला हमको, Mn2 प्लस CO2 एंड वाटर। सो व्हाट हैपेंड, ये भी +7 से +2 जा रहा है। तो KNO4 ने क्या किया कि ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन के रेट को बढ़ा दिया इसके प्रेजेंस में, बिकॉज KNO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस रिएक्शन में भी इसका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, बट स्लो हो रहा था। तो KNO4 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन बढ़ गया। तो जब इसका ऑक्सीडेशन बढ़ गया तो इस कंपाउंड का रिडक्शन भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी रेट ऑफ रिडक्शन भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो +2 से +1 बनना आसान हो गया क्योंकि इसको KNO4 इजीली ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन इंक्रीज होना इन प्रेजेंस ऑफ KNO4 इंक्रीज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। HgCl2 से Hg2Cl2 बनना आसान हो गया। दिस रिएक्शन इज सेड टू बी इंड्यूस्ड कैटालाइज्ड रिएक्शन। अब आते हैं कि होमोजीनियस कैटालाइज्ड रिएक्शन की और हेट्रोजीनियस कैटालाइज्ड रिएक्शन की थ्योरी क्या थी। तो नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस रिएक्शन। इस थ्योरी का नाम है बच्चों इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी क्या बोलते हैं इस थ्योरी में कि जो रिएक्टेंट है वो पहले, जो रिएक्टेंट्स है, लेट अस कंसीडर रिएक्टेंट्स आर A and B, फर्स्ट कंबाइन विद कैटलिस्ट टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट, जैसा कि काइनेटिक्स में होता है, यू हैव स्टडीड इन काइनेटिक्स। फिर वो जो प्रोडक्ट बनता है वो अगेन जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है वो अगेन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और रिएक्टेंट को रीजनरेट कर देता है। तो क्या लिखा है, रिएक्टेंट सपोज A and B फर्स्ट कंबाइन विद द कैटलिस्ट टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट complex which decomposes to form the product and regenerate the catalyst। एग्जाम्पल के थ्रू को समझते हैं। अभी आपने एक रिएक्शन लिखी थी 2SO2 प्लस O2 इंटू 2SO3 इन प्रेजेंस ऑफ NO। अब यहाँ पर NO गैस में है, ये भी गैस में है और ये भी गैस में है, यू नो दैट। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी ये कहती है कि जो कैटलिस्ट है वो रिएक्टेंट से पहले कंबाइन करता है। तो NO पहले रिएक्टेंट O2 से कंबाइन किया, फर्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ। तो क्या बन जाएगा इससे NO2, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। बैलेंस करने के लिए इसको हमने 2NO ले लिया, ये 2NO2 बन गया। अब ये NO2 जो है, क्या NO2 इस रिएक्शन का पार्ट है, नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, इट इज़ ए इंटरमीडिएट। नाउ ये जो NO2 है, ये NO2 दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, SO3,
और प्लस क्या जनरेट हो गया, NO। तो देखो कैटलिस्ट वापस से रीजनरेट हो गया, दिस वाज द कैटलिस्ट एंड अगेन कैटलिस्ट एंड यू गेट प्रोडक्ट। तो कैटलिस्ट जो होता है पहले रिएक्टेंट से रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट बनाता है और ये इंटरमीडिएट वापस से डिकम्पोज होकर के प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट को रीजनरेट कर देता है। ठीक है, ये है थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटलिसिस। नेक्स्ट आते हैं थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिसिस विच इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिसिस में बच्चों दो थ्योरी हैं। एक तो यही जो अभी हमने पढ़ा है जिसका नाम है इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी, तो वो बिल्कुल सेम है। दूसरी इसकी में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, या इसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो इस थ्योरी में क्या होता है कि पहले पॉइंट देखते हैं, फिर इसको मैं और अच्छे से बताता हूं आपको। डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टूवर्ड द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। पहले कैटलिस्ट के सरफेस पे, दिस इज द कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट इस बार क्या हमारा सॉलिड कैटलिस्ट है, और जो रिएक्टेंट है वो हमारा गैस है। तो सबसे पहले इस गैस को इसके सरफेस पे डिफ्यूज करते हैं, जैसे कि स्प्रे नहीं कर किया जाता है उसे इसके सरफेस में डिफ्यूज करते हैं। डिफ्यूजन के बाद क्या होता है, जो गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे आएंगे बच्चों वो इसके सरफेस में एडजॉर्ब होंगे। तो डिफ्यूजन के बाद क्या होगा, एडजॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, या तो केमीजॉर्प्शन होगा या फिजियोजॉर्प्शन होगा, बट हम केमीजॉर्प्शन ही कराएंगे यहाँ पर क्योंकि केमीजॉर्प्शन के लिए पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स, उसी तरीके का इंटरमीडिएट बन गया जैसे कि अभी आपने देखा था, जो कि अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिर जब एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बनेगा वो वापस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर क्या होगा, डिजॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस। अब जो प्रोडक्ट बन गया है, जब भी हम कहेंगे एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बना है समझो प्रोडक्ट बन गया, फिर जो प्रोडक्ट बना है उसका डिजॉर्प्शन कराएंगे, यानी कि वापस से बाहर निकालना है, और डिजॉर्प्शन कराने के बाद उसका क्या करा देंगे, डिफ्यूजन। तो इस लास्ट स्टेप क्या है, डिफ्यूजन। अब इसको जरा देखते हैं अच्छे से। एक एग्जाम्पल समझते हैं इस बात को, और फिर इन 5 पॉइंट्स को हम रिवाइज कर लेंगे। देखो ध्यान से, जैसे इस रिएक्शन के लिए लेता हूँ मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस रिएक्शन को एज एग्जाम्पल लेता हूँ इसको समझने के लिए। इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट इट इज इन सॉलिड स्टेट, गैस एंड यू गेट इथेन। करेक्ट है। सबसे पहले क्या होता है, रिएक्टेंट को इसके सरफेस में डिफ्यूज करते हैं। पहला स्टेप मैंने यही पढ़ा है। देखो ये इसके सरफेस में डिफ्यूज हुआ, डिफ्यूज होने के बाद इसके सरफेस में फिर क्या होगा, एडजॉर्प्शन। तो सबसे पहले क्या होता है, दिस इज निकल कैटलिस्ट और इसके पास फ्री वैलेंसी है इसके सरफेस में। अब इसमें सबसे पहले H2 गैस एडजॉर्ब होती है, वन ऑफ द रिएक्टेंट एडजॉर्ब एट द सरफेस ऑफ निकल कैटलिस्ट। देखो कैसे होता है एडजॉर्प्शन, NI H2 का बॉन्ड इस तरीके से टूटने वाला होगा, दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग, और इसका बॉन्ड जो है वो निकल से फॉर्म हो रहा है। करेक्ट। इसे बोलते हैं हम लोग AC मतलब होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि एक बॉन्ड ब्रेक होने वाला होता है और एक बॉन्ड फॉर्म होने वाला होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सो दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक, ठीक है, and this bond is going to form with the catalyst. करेक्ट। फिर इसके बाद क्या होगा कि हमने अनदर मॉलिक्यूल के इसके सरफेस में डिफ्यूज किया, जो कि इथीन मॉलिक्यूल है। इथीन मॉलिक्यूल ने क्या किया, अच्छा उसके पहले ये बॉन्ड फॉर्म हो चुका होगा। तो देखो अभी हमारे ये बॉन्ड फॉर्म हो चुके हैं, इसका बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये फॉर्म हो चुका होगा। जब इथीन इसके सरफेस में आएगा, देखो क्या हुआ, इथीन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक बॉन्ड इसके साथ फॉर्म हो रहा है,
यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये बॉन्ड क्या हो रहा है बच्चों, ब्रेक हो रहा है। तो अगेन क्या बन गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। फिर इसके बाद क्या होगा, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो ब्रेक हो चुका होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और H के साथ इसका बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो CH3 हो गया और प्लस निकल जो है वो आपका फ्री हो गया, करेक्ट। और ये अभी कहाँ पे है, इसी के सरफेस में है, बट अभी कोई बॉन्ड नहीं है, बस इसके सरफेस में इधर उधर घूम रहा है। अब जरा वो पॉइंट्स में आते हैं, देखो क्या है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। हमने डिफ्यूजन किसका किया, H2 गैस को भी डिफ्यूजन कराया इसके सरफेस में और इथीन मॉलिक्यूल को भी डिफ्यूज कराया। दूसरा क्या है, एडजॉर्प्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, बॉन्ड फॉर्मेशन, एडजॉर्प्शन हो रहा है, बट एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस विद द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि एडजॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एट द सरफेस टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 2 बार बने या 1 बार बने वो अलग बात है, लेकिन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ही प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि ये इथेन डायरेक्टली बन जाएगा, ये इस तरीके इंटरमीडिएट पहले बनेंगे तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। नाउ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जैसे बनेगा वैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे प्रोडक्ट बन गया तो अब क्या करेंगे, जो इथीन मॉलिक्यूल्स के सरफेस में है, अब क्या करेंगे, जो इथीन मॉलिक्यूल्स के सरफेस में है उसका डिजॉर्प्शन कराएंगे और डिजॉर्प्शन कराने के बाद उसको फिर कहीं पर डिफ्यूज कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार वापस से, सबसे पहले डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, एडजॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, formation of activated complex, then desorption of product from the surface, and the last diffusion of product molecule from the surface of catalyst. Okay. Now बच्चों एक क्वेश्चन है, what are shape सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट आर सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। तो सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट जो होते हैं, पहले मैं डिफाइन करता हूं इसको। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है JSM5। ये कहाँ से आया मैं अभी बताता हूँ, बट ये जनरली जो होते हैं 3 डायमेंशनल एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। 3 डायमेंशनल एल्यूमिनो सिलिकेट्स, ओके। अच्छा, पहले तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। व्हाट आर शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। बच्चों जो सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं इनका हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। एंड इसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, नंबर ऑफ छोटे छोटे होल्स होते हैं। एंड इसमें 6 फेसेस होते हैं। सो ड्यू टू हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर ये इनका एक स्पेसिफिक शेप होता है एंड पोर्स होते हैं उसमें। पोर्स का मतलब छोटे छोटे होल्स हैं। इसकी वजह से जो इनकी कैटालिटिक रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के शेप पर। ये किस टाइप के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ज्योमेट्री को अपने आप से जोड़ सकते हैं। सो पहले मैं डिफाइन करता हूँ। द कैटालिटिक reaction, the catalytic reaction which depends upon the pore structure of
द कैटालिटिक रिएक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ, पोर का मतलब स्मॉल होल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट and the size of reactant and product, the size of reactant and product molecules is called shape selective कैटलिस्ट। तो जो कैटालिटिक रिएक्शन है वो कैटलिस्ट में के पोर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइज पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है एक बहुत इंपॉर्टेंट JSM5, जिसे मैंने बताया था। ये बेसिकली जियोलाइट्स होते हैं, दे आर जियोलाइट्स विच आर 3 डायमेंशनल एल्यूमिनोसिलिकेट, जो कि मैंने लिखा है। आपने 11th में स्ट्रक्चर पढ़ा होगा सिलिकेट्स का। सो सिलिकेट्स इस तरह होते हैं। अगर 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स को मैं ड्रॉ करूं तो SiO इस तरीके से, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन O इस तरीके से मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। ये 3 डायमेंशनल सिलिकेट के स्ट्रक्चर होते हैं। आप यहाँ पे Si, फिर ऑक्सीजन इस तरीके से, ये है स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स, करेक्ट। अब इसमें अगर हम कुछ इम्प्योरिटी मिला दें, किसकी, एल्युमिनियम की, किसको ऐड करते हैं एज इम्प्योरिटी, AlO4 5-, इसको अगर एज इम्प्योरिटी ऐड कर दिया जाए। अब तो ये नहीं पूछा जाएगा बच्चों, बट मैं बताऊँ जियोलाइट कैसे बनते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो ये क्या करता है, स्मॉल क्वांटिटी में, तो वन ऑफ द सिलिकॉन को ये रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनोसिलिकेट्स। क्लियर है इतना। और ये जो सिलिकेट्स होते हैं इनमें काफ़ी बीच में पोर्स होते हैं। आप ज्योमेट्री ऐसी होती है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे पोर्स होते हैं। ये किसी को भी बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अपने सरफेस में चिपका लेते हैं। अगर वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो साइज हैं वो इनके पोर के साइज से मैच करते हैं तो। ठीक है, इसका इतना एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है कि जो JSM5 होता है, ये एल्कोहल्स को, मैं लिख रहा हूँ ROH, एल्कोहल को JSM5 डायरेक्टली कन्वर्ट करता है गैसोलीन में बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसको गैसोलीन में कन्वर्ट करता है। और गैसोलीन क्या होता है, पेट्रोल होता है, फ्यूल होता है। ठीक है, दूसरा इसका एप्लीकेशन है इन द क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। कभी कभी हाइड्रोकार्बन को स्मॉल फ्रेगमेंट में तोड़ना पड़ता है। हाइड्रोकार्बन जैसे कि C6H14 है, ये मैं एक बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि यही हाइड्रोकार्बन लिया जाता है। इसको स्मॉल फ्रेगमेंट मीन्स इससे छोटे पार्टिकल में तोड़ना हो, C2H4 में, C2H2 में एंड H2 में, इस तरीके से। तो क्रैकिंग करने के लिए भी इसी JSM5 को ले लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये जो मैं बताया आपको मैंने, कि जो इट कन्वर्ट्स एल्कोहल इनटू गैसोलीन डायरेक्टली इनटू पेट्रोल। ये तरीका है इंडस्ट्रियल पेट्रोल बनाने का भी। ठीक है, सो इसमें एक लेक्चर और है जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन का है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।